Hi everyone, welcome to Virsas Academy. So in this lecture, we are going to see the politics through MCQs. We have launched this series because we have also covered this Indian Polity 6th edition, but in this series we have not covered the any MCQs. And if you not solve any MCQs, then your concept is not going to be clear. So to clear our conceptual clarity, we have launched this course. So this lecture is presented by me, Manish Chaudhary, and you can subscribe our channel, Precise Academy, to make your preparation for UPSC and many state PCS examination. So first question है, which of the following is not correct with reference to national emergency? First is हमारा President can proclaim national emergency only after receiving a written recommendation from the cabinet. Second, emergency can be extended for an indefinite period with approval of the parliament for every 6 months. Third, a resolution approving proclamation of emergency must be passed by a majority of 2/3 of the total membership of the house. Third is हमारा revocation of national emergency does not require approval of the parliament. So in which बोलना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है. सो आप अगर पहला को देखोगे तो प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट. तो ये तो सही है. इसमें बेसिकली होता है क्या, जो जो रिकमेंडेशन जो नेशनल इमरजेंसी अगर प्रेसिडेंट को प्रोक्लेम करना है तो उसमें जो रिकमेंडेशन होती है, आप अगर इसे जानते हो कि प्रेसिडेंट वो एक्ट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, ठीक है, जो कि हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर द्वारा. और अगर प्राइम मिनिस्टर केवल ओनली अगर रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को कि आप प्रेसिडेंट रूल या नेशनल इमरजेंसी लगा दो, तो वो नहीं होगा. इसमें कैबिनेट की सहमति होती है. कैबिनेट रिकमेंड करती है कि वो भी रिटर्न होती है. ऐसा नहीं कि केवल मुंह से बोल दिया कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा दो और नेशनल इमरजेंसी लगा दो तो आप लगा दोगे. नहीं, रिटर्न होना चाहिए. सो ये तो सही है. सेकंड तुम्हारा इमरजेंसी कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 मंथ. तो ये भी सही है. आप अगर देखोगे जो नेशनल इमरजेंसी के प्रोविजंस, तो उसमें कोई भी ये टाइम बाउंड नहीं कि कब तक इमरजेंसी लगा सकते हैं. उसमें केवल ये बोला गया कि जो 6 मंथ है उसके बाद अप्रूवल चाहिए होती है पार्लियामेंट की फिर से. तो 6 मंथ कर करके हम लोग कितने भी टाइम तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. लेकिन इसमें एक ही बात है कि पार्लियामेंट को हम लोग फिर से 6 मंथ के बाद अप्रूवल लेना पड़ेगा. थर्ड है तुम्हारा रेजोल्यूशन अप्रूविंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी पास बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3. सो आप अगर इसमें देखोगे तो इसमें लिखा गया सिंपल मेजोरिटी, लेकिन आप अगर देखोगे तो नेशनल इमरजेंसी वो है बहुत ही ब्रॉडर चीज़ है. तो नेशनल इमरजेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसके लिए जो मेजोरिटी चाहिए होती है उसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी. स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी बेसिकली हो जाता है 2/3 ऑफ द मेजोरिटी, ठीक है. जो भी हाउस है उसके जितने मेंबर्स है उनका जो 2/3 मेजोरिटी अगर मिल गया तो उसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी. लेकिन स्पेशल मेजोरिटी में होता है क्या कि 2/3 सो जितने भी लोग प्रेजेंट है, ठीक है, तो उनके जितने लोग प्रेजेंट है उनके हाउस में जितने लोग हैं वो उनका 2/3 तो मिलना ही चाहिए. लेकिन जितने लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका भी 2/3 मिलना चाहिए. तो इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी. और फिर एक होता है स्पेशल मेजोरिटी विद द एसेंट ऑफ द स्टेट. सो बहुत सारे फेडरल जो क्लाउजेस होते हैं, जो फेडरल सब्जेक्ट है, जिससे मान लो कोई स्टेट सब्जेक्ट में कोई सब्जेक्ट है, तो स्टेट लिस्ट से अगर उसको अगर सेंट्रल लिस्ट में लाना है तो स्टेट्स की हम लोग को एसेंट की जरूरत होती है. जैसे जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन था, तो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत सारे स्टेट्स का हम लोग को अनुमति लेने का जरूरत पड़ा था, ठीक है, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर है, क्योंकि पावर डिवीजन है बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर. एंड फोर्थ इज रेवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट. तो ये सही है कि अगर प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर देते हैं नेशनल इमरजेंसी तो वो नेशनल इमरजेंसी लग जाएगा. और फिर प्रेसिडेंट अगर अनदर दूसरी बार अगर प्रोक्लेमेशन कर देते हैं तो वो जो नेशनल इमरजेंसी वो अपने आप हट जाता है. इसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है. तो हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं. सो अंडर आर्टिकल 352 President can declare national emergency where the security of the India or any part is threatened by the war, external aggression and armed rebellion, ठीक है. So President under Article 352 में वो नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं. अगर कोई भी पार्ट में भी कर सकते हैं और कोई पूरे नेशन में भी कर सकते हैं. और क्या रीजन हो सकता है? वॉर हो सकता है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो सकता है, आर्म रिबेलियन हो सकता है. लेकिन आप अगर इंडिया में अगर देखोगे तो आर्म रिबेलियन अभी तक नहीं हुआ है. आप अगर पाकिस्तान में देखोगे तो वहाँ की मिलिट्री ने बहुत सारे वहाँ के जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनको कूक किया है. रिसेंटली म्यांमार में उनकी जो मिलिट्रीज है उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को
कू कर दिया है, ठीक है, लेकिन इंडिया में अभी तक नहीं हुआ. सो दैट इज वाई इंडिया को एज अ बोला जाता है सक्सेसफुल डेमोक्रेसी और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मतलब कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में है. और सक्सेसफुल डेमोक्रेसी में क्या, अभी तक हम लोग का जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा. अभी तक आर्म रिबेलियन नहीं हुआ, अभी तक हमारे आर्मी ने कू करने की मतलब एक बार भी कोशिश नहीं करी है. सो द प्रेसिडेंट हाउएवर कैन प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट, and this means that emergency can be declared only on the concurrence of the cabinet and not merely on the advice of the prime minister. So prime minister अगर merely advice करते हैं तो national emergency नहीं लगेगी. किसका अगर concurrence चाहिए कैबिनेट का. So the proclamation of emergency must be approved by both houses of parliament with 1 month from the date of proclamation by the president. So president जब national emergency impose करते हैं तो जो national emergency उन्होंने proclaim करा उसको must be pass होना चाहिए within 1 month from the parliament, ठीक है. And once approved by the both houses of the parliament, the emergency continue for the 6 months. So once approval मिल जाता है तो वो 6 month तक extend होता है. फिर अगर इसको नेशनल इमरजेंसी को एक्सटेंड करना तो फिर पार्लियामेंट पास करती है और फिर इसको एक्सटेंड कर देती है, ठीक है. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 6 month द इमरजेंसी कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 6 months विद द अप्रूवल ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. Thus, the emergency can be extended to an indefinite period with the approval of the parliament for every 6 months. So every 6 month करके हम लोग इसको indefinite period तक extend कर सकते हैं. और इसमें एग्जीक्यूटिव बेसिकली का जो डिसीजन होता है वो बेसिकली रिक्वायर्ड होता है. जो कैबिनेट का जो डिसीजन होता है वही बेसिकली रिक्वायर्ड होता है. और ये जो प्रोविजन ऐड हुआ था वो हुआ था 44th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में लाया गया था. So every resolution approving the proclamation of emergency or its continuation must be passed by either house of the parliament with a special majority. So as I said कि majority तीन तरह की होती है, simple majority, a special majority and a special majority with assent of the states. So मैंने 2/3 majority होती है, जितने भी लोग वहाँ के जितने भी अगर कोई हाउस है तो उसमें जितने मेंबर्स है तो उसका 2/3 जो मेजोरिटी उसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी. फिर 2/3 मेजोरिटी प्लस जो जितने लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग में उसका भी अगर 2/3 मेजोरिटी होगा तो उसका स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं. फिर स्पेशल मेजोरिटी के प्लस अगर स्टेट के भी एसेंट को जोड़ दिया जाए तो उसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी विद द एसेंट ऑफ द स्टेट. सो अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मे बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय द सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन. सो अगर प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी पोज करा है सो अनदर प्रोक्लेमेशन के थ्रू उसको हटा सकते हैं और इसमें पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है. Next question है, which of the following fundamental right are granted by the Indian Constitution under the right to freedom? So right to assemble peacefully, second is the right to form association, right to strike or effective bargaining, and right to life and personal liberty. So इन सब में से कौन कौन सा राइट्स है वो अंडर आर्टिकल 19 दिया गया है. सो पहला तुम्हारा 1, 2, दूसरा 4, तीसरा 1, 2 and 4 एंड 1, 2, 3, 4. इसमें से बताना कि सेलेक्ट जो करेक्ट आंसर कौन सा है. तो आप अगर थर्ड अगर देखोगे तो राइट टू स्ट्राइक एंड इफेक्टिव बार्गेनिंग, आप ये देखोगे तो ये तो कोई भी फंडामेंटल राइट में मेंशन नहीं है, क्योंकि राइट टू असेंबल पीसफुली ये तो है, फिर राइट टू फॉर्म एसोसिएशन वो भी है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये भी है. लेकिन ये जो है राइट टू स्ट्राइक ये थोड़ा आप देखोगे तो कि हम लोग को ये राइट नहीं दिया है कि हम लोग स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है. स्ट्राइक बेसिकली कौन करते हैं, वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, ये सभी स्ट्राइक में जाते हैं. तो इन सभी को स्ट्राइक में ये राइट नहीं दिया गया है. उनको लेबर लॉ के थ्रू इन सभी जो स्ट्राइक करते हैं उनको थ्रू लेबर लॉ हम लोग डील करते हैं, गवर्नमेंट डील करती है, ठीक है, जो ट्रेड यूनियंस होती हैं. सो अगर थर्ड को एलिमिनेट कर दोगे तो आप डी एलिमिनेट हो जाएगा और फिर ये बच जाएगा सी. C is the correct answer. So now we'll see explanation. देखते हैं. तो फंडामेंटल राइट आप अगर देखोगे जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक होता है, उसमें बेसिकली हम लोग को 6 तरह के फंडामेंटल राइट दिए गए हैं. राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक होता है, राइट टू फ्रीडम जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक होता है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो कि आर्टिकल 22, 23 एंड 24 है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि आर्टिकल 25 to 28 तक है, एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप वो आर्टिकल 29 एंड 30 में है,
एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो कि आर्टिकल 32 में है। सो ये सभी 6 राइट दिए गए फंडामेंटल राइट में। और अंडर आर्टिकल 19 में आप देखोगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर बहुत सारे राइट्स बहुत दिए गए हैं जिसको हम लोग क्लाउज बोलते हैं, ठीक है। जैसे होता है द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स है, टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस है, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस। सो ये सभी 6 राइट्स दिए गए अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच। बट इसमें सर्टन रेस्ट्रिक्शन स्टेट इम्पोज कर सकती है, ठीक है। जैसे आप टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सो इसमें क्या बोला गया कि आप थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया में आप मूव कर सकते हो। लेकिन आप अगर देखोगे तो 6 शेड्यूल एरियाज है, ठीक है, जो ट्राइबल्स एरियाज होते हैं वहाँ आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते हो। आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में आप अगर देखोगे तो वहाँ परमिट सिस्टम होती है, ठीक है। वहाँ के जो कल्चरल जो वैल्यूज है जो कि वहाँ इनहेबिटेड है, जो वहाँ के लोकल पीपल्स हैं उनके जो कल्चरल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए परमिट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। तो आप सर्टन स्टेट है वो सर्टन रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। जैसे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो उसमें स्टेट सर्टन रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि आप रीजनेबल स्पीच है आपको, आप ऐसा नहीं है कि आप स्पीच में हो तो कुछ भी आप बोल सकते हो। इसमें आप सेडिशन के चार्जेस भी लग जाते हैं, ठीक है। फिर आप असेंबल कर सकते हो विदाउट आर्म्स, तो जैसे आप 144 जब सीआरपीसी लगती है, ठीक है, जब कर्फ्यू लगती है तो आप असेंबल तो हो सकते हो लेकिन उसमें 4 पीपल ही अलाउड होते हैं और वो भी विदाउट आर्म्स, आप आर्म लेके एक जगह असेंबल नहीं हो सकते हो। फिर आर्टिकल 20 में आप अगर देखोगे तो वो बेसिकली प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्वेंशन फॉर द ऑफेंसेस होते हैं। आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। आर्टिकल 21 है वो ऐड की गई थी जो कि राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन को बताया गया था। हमको जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो बेसिकली अब फंडामेंटल राइट बना दिया गया, ठीक है। पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल थी लेकिन अब फंडामेंटल राइट में ऐड कर दिया गया है। आर्टिकल 22 में आप अगर देखोगे तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस है। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो ट्रेड यूनियंस हैं उनके पास ये कोई राइट नहीं है कि वो स्ट्राइक कर सकते हैं और इफेक्टिव बार्गेनिंग में जा सकते हैं, ठीक है। सो राइट टू डिक्लेयर अ लॉकआउट और राइट टू स्ट्राइक इज कैन बी कंट्रोल्ड बाय द एप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ। सो इंडस्ट्रियल लॉ और जिससे ट्रेड यूनियंस होती है, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल लॉज होते हैं जो कि उसके थ्रू गवर्नमेंट जो ये जो स्ट्राइक करने की जो एक्टिविटीज है जो ट्रेड यूनियंस करते हैं, वर्कर यूनियंस करते हैं, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि जिसका वायलेशन होने पर वो वर्कर्स और सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इंडिया इज डिस्क्राइब एज यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। सो फर्स्ट है तुम्हारा So the next question is why India is described as a union of a state rather than federation of a state. First, the Indian Federation is a result of an agreement among the state. A state have no right to secede from the federation. So select the correct answer using the code 1, 2, 1 and 2 and neither 1 neither 2. सो आप अगर फर्स्ट जो देखोगे जो स्टेटमेंट है उसमें बोला गया कि द इंडियन फेडरेशन इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट। तो ऐसा तो कोई बात नहीं है, आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी अगर पढ़े होगे तो ऐसा तो बात नहीं है कि जो स्टेट्स ने सेंटर के साथ कोई भी एग्रीमेंट करा है और अगर ये एग्रीमेंट ब्रोक हो जाता है तो स्टेट वो यूनियन को छोड़ के अपना अलग स्टेट बना सकती है, अपना अलग कंट्री बना सकती है। सो ऐसा कोई प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सो जो इंडिया जो फेडरेशन है वो रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट नहीं है। जिससे आप यूएसए का अगर देखोगे तो फेडरेशन वहाँ जितने भी स्टेट्स होते हैं उनका जो सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है और जो जो वहाँ के जो स्टेट होते हैं, ठीक है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है। सेंटर का सिटीजनशिप अलग होता है, स्टेट का सिटीजनशिप अलग होता है। सो जो सेंटर और स्टेट के बीच में बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है, साइन होता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई बात नहीं है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। दूसरा आप देखोगे तो स्टेट हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन, तो ये सही है क्योंकि कोई भी स्टेट्स को ये राइट नहीं है कि आप यूनियन है जो इंडियन यूनियन है उसको आप छोड़ करके आप अलग देश बना लो।
क्योंकि आप अगर अपने सिक्योरिटी रीजन आप देखोगे, तो हमारा जो इंडिया में आप अगर देखोगे तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बहुत सारे जो स्टेट है वो बेसिकली डिमांड करते हैं कि हम लोग को अलग देश चाहिए, ठीक है, तो जैसे नागालैंड हो गया। तो ऐसा तो होगा तो फिर हम लोग का जो यूनिटी है वो खतरे में आ जाएगी। सो दैट इज वाई जो स्टेट है उसको कोई भी राइट नहीं है कि वो फेडरेशन को छोड़ सकते हैं। सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो आर्टिकल 1 है वो डिस्क्राइब करती है इंडिया, दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ द स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। सो आर्टिकल 1 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बोलती है कि जो इंडिया जो जो कि भारत है वो बल्कि एक यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट है। और दिस प्रोविजन डील्स ओनली टू थिंग। ये जो आर्टिकल 1 है वो बेसिकली दो इंफॉर्मेशन देती है, पहला तुम्हारा नेम ऑफ द कंट्री एंड दूसरा तुम्हारा टाइप ऑफ पॉलिटी, कि हमारा जो पॉलिटी हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो कैसा है, यूनियन है, यूनियन ऑफ इंडिया है, और लाइक यूएसए फेडरल सिस्टम, ठीक है। सो देयर इज नो अनएनिमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विद रिगार्ड टू नेम ऑफ द कंट्री। सो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो आप पोस्ट इंडिपेंडेंस बनी थी, तो वहाँ के जो लीडर्स थे उनमें ये मतभेद था कि जो इंडिया का जो नाम है वो नाम कौन सा होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिशनल नेम बोल रहे थे कि इंडिया का जो नाम होना चाहिए वो भारत होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो थे मॉडर्न नेम बोल रहे थे इंडिया होना चाहिए। सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने डिसाइड किया कि हम लोग दोनों नाम को एक्सेप्ट करेंगे, और उन्होंने मेंशन किया इंडिया दैट इज भारत। सेकेंडली है कि द कंट्री इज डिस्क्राइब एज अ यूनियन ऑल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आप अगर देखोगे तो वो बेसिकली एक फेडरल स्ट्रक्चर है, और ये फेडरल स्ट्रक्चर हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया था, जो कि ब्रिटिश एरा में हम लोगों ने ये पास हुआ था, ठीक है। सो इसके थ्रू हम लोगों ने फेडरल स्ट्रक्चर को लिया है, लेकिन जो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर, जो फ्रेज है यूनियन ऑफ स्टेट है वो बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगेंस्ट दिस फेडरेशन ऑफ स्टेट फॉर द टू रीजन, ठीक है। सो दो रीजन के कारण जो यूनियन ऑफ स्टेट है वो इंडिया के लिए बेटर है अगेंस्ट दिस फेडरेशन ऑफ स्टेट। पहला तुम्हारा कि इंडियन फेडरेशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक अमेरिकन फेडरेशन। सो अमेरिकन फेडरेशन में क्या होता है कि जो स्टेट होते हैं और सेंटर होते हैं उनके बेस में बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई बात नहीं है, एग्रीमेंट की कोई बात ही नहीं है, और स्टेट हैव नो राइट टू secede फ्रॉम द फेडरेशन। अमेरिकन फेडरेशन में क्या है कि कोई भी स्टेट से वो यूनियन से हट सकती है, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई बात ही नहीं है। इंडिया में यूनियन ऑफ द स्टेट इसलिए बोला था क्योंकि, और हम लोगों ने जो स्टेट्स को डिवाइड किया है वो बेसिकली हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो कन्वीनियंस होती है, अगर आप देखोगे सो बहुत सारे स्टेट्स हैं, उनको बहुत सारे बड़े बड़े स्टेट्स हैं, उनको तोड़ तोड़ के छोटा छोटा स्टेट बनाया, जैसे बिहार से जब आप झारखंड निकले, ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, तो ये सब क्यों बनाया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। सो अगर मान लो कोई बड़ा स्टेट है तो इसको रूल करना बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अगर हम इसको दो भाग में डिवाइड कर देंगे तो इसको रूल करना ईजी हो जाएगा और इसको रूल करना ईजी हो जाएगा। सो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हम लोग जो जितने भी यूनियन है, यूनियन ऑफ इंडिया है, उसको हम लोग बहुत सारे स्टेट्स में हम लोगों ने डिवाइड करा, ना कि ये जो एक एग्रीमेंट है जो कि स्टेट्स ने साइन किया विद द सेंटर। और आप अगर देखोगे तो जैसे अब जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइजेशन किया पार्लियामेंट ने, तो वो पार्लियामेंट के पास पावर है कि जो इंटरनल बाउंड्री जो कि नेशन की, वो पार्लियामेंट अपने अनुसार कभी भी उसको चेंज कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, इन इंडिया डिसाइड द सी टेरिटरी इन एनी ऑफ इट्स नेबर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी यूज बाय द पार्लियामेंट। सो इसमें बोला गया कि इंडिया में कि ये कोई भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है विद द नेबर, सो उसको डील करने के लिए हमको किस आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी है, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 368। सो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड 1 2 2 3 3 1 and 2 and 3। सो आप अगर देखोगे तो जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट होती है वो बेसिकली बहुत ही मेजर इशूज होती हैं, ठीक है। सो उसमें बहुत ही पार्लियामेंट की आप अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ती है। सो आप अगर इसके थ्रू देखोगे तो आप केस कर सकते हो कि ये जो होना चाहिए वो आर्टिकल 368 होना चाहिए,
ठीक है। सो आर्टिकल 2 बेसिकली होता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट विद इन। सो विद इन कंट्री में आप जो मैप है उसको आप रीऑर्गेनाइज कर सकते हो एज पर देयर विश बाय द पार्लियामेंट। लेकिन जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट होती है जो कि बाहर की होती है उसमें पार्लियामेंट की सॉवरेंटी नहीं होती है। सो उसको डील करने के लिए जो हम लोग को जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाते हैं अंडर आर्टिकल 368, सो द करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। सो हम लोग अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो बीइंग अ सॉवरेन स्टेट इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी और सीड इट ऑन टेरिटरी अकॉर्डिंग टू मोड रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। सो इंडिया जो बेसिकली एक सॉवरेन स्टेट है और सॉवरेन स्टेट के पास ये पावर होती है कि वो अपनी जो कोई टेरिटरी है उसको दूसरे को दे सकते हैं और दूसरे नेशन से वो कुछ टेरिटरी को ले भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। और इंटरनेशनल लॉ में बहुत सारे लॉस है जैसे आप देख सकते हो, जैसे सिसेशन हो गए। फिर जैसे सिसेशन में क्या क्या आता है, जैसे फॉरेन ट्रीटी हो गई, परचेस हो गया, गिफ्ट हो गई, लीज हो गया, प्लेबिसाइड होती है। ठीक है, प्लेबिसाइड मतलब बेसिकली रैंडम वहाँ प्लेबिसाइड किया जाता है, लोगों से पूछा जाता है कि आप किसके साथ रहना पसंद करते हो, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ। अगर वहाँ के लोग बोल देते हैं कि हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं तो वहाँ की जो टेरिटरी है और वहाँ के जो लोग हैं वो इंडिया के साथ मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, सो ऑक्यूपेशन है, सो ये सभी चीजें बताई गई है। सो अंडर आर्टिकल 2 इट रिलेट टू एडमिशन एंड एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। सो आर्टिकल 2 बेसिकली डील करता है एडमिशन, कोई भी स्टेट को हम लोग अपने अंदर मिला सकते हैं और कोई भी नया स्टेट भी बना सकते हैं जो कि यूनियन जो इंडिया है उसका पार्ट नहीं है। लेकिन आर्टिकल 3 आप अगर देखोगे तो इट रिलेट टू फॉर्मेशन ऑफ द चेंजेस ऑफ इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। इन अदर वर्ड इट डील्स विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट। सो आर्टिकल 3 में बेसिकली होता है जो इंटरनल रीड्रॉल ऑफ बाउंड्री है। मान लो ये इंडिया है, ठीक है, तो ये सॉरी मेरा मैप थोड़ा सा गलत हो गया, मैं बना दे रहा हूँ फिर से। ऐसा नहीं कि आपको लगे कि मैप भी बनाने नहीं आता। तो ये मान लो इंडिया है, ठीक है, तो ये जो मान लो हम लोग ड्रॉ करते कि ये यूपी है, ये झारखंड है, ये बिहार है, तो ये जितनी बाउंड्री है, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये हम लोग बाउंड्री है उसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है अंडर आर्टिकल 3। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ द टेरिटरी। लेकिन जो आप बाहर में अगर किसी के साथ कंट्री के साथ अगर टेरिटोरियल डिस्प्यूट है तो उसको डील करना है तो उसके लिए हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होती है। सो द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सेसेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरी। सो इंटरनली हम लोग कोई भी एरिया को अगर चेंज करें, जैसे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल आई, उसमें हम लोग JNK को दो पार्ट में बांट दिया, एक लद्दाख को बना दी यूटी और JNK को एक यूटी बना दिया। तो इंटरनल मैटर में हम लोग जितने भी रीड्रॉवल और बाउंड्री करते हैं वो बेसिकली सिसेशन का पार्ट नहीं है, हम लोगों ने कोई भी टेरिटरी को किसी को दिया नहीं है। So Indian territory can be ceded to foreign state only by the amending constitution under article 368। So इंटरनल जो हम लोग काम कर रहे हो उसमें हम लोग कोई भी अपना जो टेरिटरी है उसको दूसरी कंट्रीज को नहीं दे रहे हैं, इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स को जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कोई टेरिटरी डिस्प्यूट किसी दूसरे के नेशन साथ डील करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, टेरिटरी को एक्सचेंज करेंगे। कुछ टेरिटरी हम अपना उसको देंगे, कुछ टेरिटरी वो जो अनदर कंट्री वो हमको देंगे। तो इसमें जो एक्सचेंज होगा वो बेसिकली एक टेरिटरी डिस्प्यूट होगा। तो इसके लिए हम लोग को जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है। सो 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2005 में पास हुआ था, उसमें बहुत सारे जो टेरिटरी जो बांग्लादेश के साथ हम लोगों ने एक्सचेंज किया था, ठीक है, और इसमें ये दिखाया गया। तो इसमें आप अगर देखोगे तो बहुत सारे इनक्लेव्स थे, जो आप देखोगे तो इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो बहुत ही पोरस है। और इसके कारण क्या होता है, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बहुत सारे जो इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेश से भाग करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आ जाते हैं। सो इंडिया ने इसको डील करने के लिए जो हमारा जो बाउंड्री है उसको बहुत ही अच्छे से डिमार्केट करने के लिए 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उन्होंने पेश करा था। और इसमें जो बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश उसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिक्लेयर करा है, ठीक है। सो द सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री डज नॉट रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड इट कैन बी डन by executive action as it does not involve cession of Indian territory to a foreign country and it was ruled by the Supreme Court। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में ये बोला था कि अगर कोई भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है तो उसको थ्रू एक्सिक्यूटिव एक्शन हम लोग सीधे कर सकते हैं और उसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
पहला तुम्हारा इट डील ओनली विद द केसेस ऑफ करप्शन एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस। सेकेंड है द सीबीआई फंक्शनिंग इज सुपरिटेंडेड बाय CVC or Civil Vigilance Commission when the offence being investigated under the Prevention of Corruption Act 1988. So which of the following जो given statement है वो correct है? फर्स्ट तुम्हारा A, सेकेंड तुम्हारा B, B में तुम्हारा 2 है, C में 1 and 2 है, D में तुम्हारा 1, neither 1 neither 2. सो आप अगर देखोगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखोगे तो इसमें बोला गया क्या कि इट डील ओनली विथ केसेस ऑफ करप्शन एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखोगे तो ओनली वर्ड की है, तो आप कहीं भी अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, तो अगर आप इस वर्ड को देखोगे ओनली, तो बेसिकली वो मेजोरिटी वो जो स्टेटमेंट होती है वो रॉन्ग होती है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो सीबीआई होती है वो बहुत ही वेराइटी ऑफ केसेस देखती है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजेंसी है, जो कि बहुत सारे केसेस देखती है, चाहे इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो गई, मर्डर से रिलेटेड हो गए, ब्राइबरी से रिलेटेड हो गई, ठीक है। सो बहुत वेराइटी ऑफ केसेस सीबीआई देखती है। तो इसमें ये बोल दिया है कि इट डील्स ओनली विद द करप्शन केसेस एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो आप अगर फर्स्ट को अगर एलिमिनेट करते हो तो ये एक ए एलिमिनेट हो जाएगा, सी एलिमिनेट हो जाएगा, डी एलिमिनेट हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। सो सीबीआई का उसके पास जो फंक्शनिंग है उसको सुपरिटेंडेंट करती है सीवीसी, जब वो इन्वेस्टिगेट करती है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो सीबीआई बेसिकली आप अगर देखोगे तो ये बेसिकली एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, और जो कि किसके अंडर, कौन मिनिस्ट्री के अंडर आती है, वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आती है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं जो पावर गेट करती है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ मेंशन होती है, ठीक है। और नॉन स्टैट्यूटरी मतलब कि वो थ्रू लॉज नहीं बनाई गई है, ठीक है। So it derives its power from the Delhi Special Police Establishment Act 1946. So ये जो एक्ट पास किया गया था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, इसके थ्रू जो सीबीआई वो काम करती है। और विद पैसेज ऑफ द टाइम रिक्वेस्ट वर मेड बाय वेरियस क्वार्टर्स फॉर द सीबीआई टू वेक अप इन्वेस्टिगेशन इवन इन द कन्वेंशनल क्राइम्स like assassination, kidnapping, hijacking crimes committed by the extremist violation of Official Secret Act. सो सीबीआई अगर आप देखोगे तो सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसा काम करती है, और ये वेराइटी ऑफ केसेस देखती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट कभी रिक्वेस्ट करती है, ठीक है। बहुत बार स्टेट रिक्वेस्ट करती है, बहुत बार सेंट्रल रिक्वेस्ट करती है, ठीक है। सो सेंट्रल रिक्वेस्ट नहीं बल्कि डायरेक्शन देती है। सो इसमें जिससे आप अगर देखो तो केसेस लाइक एसेसिनेशन है, किडनैपिंग हो गई, हाईजैकिंग हो गई, क्राइम्स लाइक एक्सट्रीमिट हो गए, एक्सट्रीमिज्म, फिर वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। सो आप अगर देखोगे तो बहुत सारे जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं उनको जो ऑफिशियल के जो सीक्रेट्स होते हैं उनको मेंटेन करने की जरूरत होती है, और उनमें अगर कोई भी वो वायलेशन करते हैं तो उनका जो प्रोसिक्यूशन होता है वो अंडर होता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ठीक है। जैसे डीएम एसडीएम होते हैं, ठीक है, उनको ऑफिशियल सिक्योरिटी मेंटेन करने की जरूरत होती है। फिर बहुत सारे जो केसेस आप अगर देखोगे, जैसे भागलपुर बिल्डिंग है, फिर भोपाल गैस ट्रेजिडी है, सो ये सभी केसेस को सीबीआई ने देखा था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तुम्हारा गलत होता है। सो सीबीआई हैज ग्रोन इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। टुडे इट इज फॉलोइंग 3 डिवीजन। सो प्रेजेंटली जो सीबीआई है बेसिकली एक मल्टीडिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और इसमें 3 तरह के डिविजन्स हैं। पहला तुम्हारा एंटी करप्शन डिवीजन है, जो कि बहुत सारे केसेस जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 98 में देखती है। बहुत सारे पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं जो कि करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको खिलाफ जो चार्जेस होती है वो फाइल होती है अंडर दिस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में। और ये जो इसका जो सीबीआई का जो एक डिपार्टमेंट होता है एंटी करप्शन डिवीजन, वो इस सभी केसेस को देखता है। फिर इकोनॉमिक डिवीजन देखोगे तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेजर फाइनेंशियल स्कैम्स, जैसे इकोनॉमिक फ्रॉड्स हो गए, ठीक है, फिर चीट फंड्स हो गए, साइबर क्राइम्स हो गए, करेंसी नोट्स हो गए, ब्लैक मनी हो गए, तो ये सभी चीज़ों को इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन देखती है। फिर स्पेशल क्राइम डिवीजन देखती है उसमें कि इन्वेस्टिगेशन फॉर द सीरियस और सेंसेशनल एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स अंडर द इंडियन पेनल कोड on the request of state government or on the order of Supreme Court and High Court.
सो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जब ऑर्डर देती है या स्टेट रिक्वेस्ट करती है कि कोई भी जो केसेस है वो बहुत ही सेंसेशनल है, बहुत ही नाजुक किस्म के केसेस है, तो उसको सीबीआई देखती है और वो क्या देखती है, वो स्पेशल क्राइम डिवीजन के अंडर आती है, ठीक है। सो जो लॉज है अंडर दी सीबीआई, जो कि उसके अंडर जो सीबीआई काम करती है वो बेसिकली है सेक्शन 3 ऑफ डीएसपी एक्ट 1946। और सीबीआई जो है वो स्यू मोटो मतलब खुद से इन्वेस्टिगेशन कर सकती है जब वो उनका जो उनको नोटिफाइड किया गया है अंडर दिस डीएसपी एक्ट, और वो केवल यूनियन टेरिटरी में होगी, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बेसिकली सेंटर के अंडर आती है और सीबीआई भी वो बेसिकली सेंटर के अंडर आती है, ठीक है। सो टेकिंग अप इन्वेस्टिगेशन बाय सीबीआई इन द boundaries of the state require prior consent of the state as per the section 6 of DSP Act. सो अगर मान लो सीबीआई किसी स्टेट के बाउंड्री में अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो उसको पहले स्टेट से प्रायर परमिशन लेना पड़ता है। जिसे ममता बनर्जी, जिसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने सीबीआई के जो ये रिक्वेस्ट को उसको कैंसिल कर दिया था कि आप यहाँ आके इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हो। So the central government can authorize CBI to investigate such a crime in a state, but only with the consent of the concerned state. So जो concerned state है जहाँ इन्वेस्टिगेशन करना है उसको सीबीआई, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उसका जो कंसेंट है उसको सीबीआई को लेना पड़ता है। और अगर देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के ऑर्डर पे सीबीआई इन्वेस्टिगेट कहीं भी कर सकती है थ्रू आउट द इंडिया, और उसमें स्टेट की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं होती है। सो सीबीसी shall exercise superintendence over the functioning of the CBI insofar it relates to investigation of offences under the Prevention of Corruption Act 1988। सो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होती है वो बेसिकली एज ए सुपरिटेंडेंस काम करती है ऑन द फंक्शनिंग ऑफ सीबीआई, अगर वो इन्वेस्टिगेट कर रही है अंडर द एक्ट कॉल्ड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, ठीक है, लेक्चर। एंड अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग अदर भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और हम लोग ने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एमसीक्यूज भी सॉल्व स्टार्ट करी है। सो इसमें हम लोग जो शंकर आईएएस की जो बुक है उसको थ्रू एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं। सो यू कैन चेक दिस। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग अस एंड यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल बिरसाइंस एकेडमी। सो थैंक यू।